हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस रेजन आप सभी का एलिमेंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे सरफेस केमिस्ट्री के बारे में, कल मैंने आप लोग को कुछ क्वेश्चंस दिए थे बनाने के लिए। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एडजॉर्प्शन में और एब्जॉर्प्शन में डिफ्रेंशिएट क्रिएट करें। हिंदी में बोलेंगे अधिशोषण और अवशोषण। अधिशोषण और अवशोषण में क्या क्या अंतर होता है, ये मैंने अपने पिछले क्लास के वीडियो में बताया है आप लोगों को। आप उसको रेफर करें, ये क्वेश्चन आपका बन जाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। बताया था मैंने फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, फिजियो एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। इसके बारे में वीडियो में चर्चा की गई है पिछले कुछ वीडियोज़ में, उसमें जाके आप रेफर करें, उसको देखें, वहाँ पर आपको आंसर मिलेगा। तीसरा और आखिरी क्वेश्चन जो मैंने दिया था, 3 क्वेश्चन दिए थे मैंने कल। कारण बताइए कि सूक्ष्म विभाजित पदार्थ अधिक प्रभावी अधिशोषक क्यों होते हैं। पूछा जा रहा है कि फाइनली जो है बारीक किया हुआ, फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस आर मोर इफेक्टिव इन द केस ऑफ एडजॉर्प्शन, वाई। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कारण ये है कि जैसे ही किसी चीज़ को अगर बारीक किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक चौक है, तो चौक का जो सरफेस एरिया होगा वो सिर्फ बाहर का होगा। तो चौक को अगर हम नीले रंग के किसी पानी में डालते हैं तो चौक क्या क्या एडजॉर्ब करेगा, क्या क्या अधिशोषित करेगा। तो जहाँ भी अधिशोषण का प्रकरण होता है वो सरफेस पे होता है, जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं। तो जितना सरफेस होगा उस चौक के आसपास, वही उसका एडजॉर्प्शन हो सकता है, वो नीले रंग का। बट अगर सोचिए कि हम चौक को बारीक कर दें, बिल्कुल चूर चूर कर दें, तो फिर उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, और जो उस सरफेस एरिया के अंदर प्रेजेंट थे पार्टिकल्स वो भी बाहर आ जाएंगे। तो इससे क्या होता है, इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल सा है कि फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स आर मोर एब्जॉर्बेबल बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ जाने के कारण जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो बढ़ जाता है, और उसके कारण क्या हो जाएगा, उसका एडजॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो कल बनाने के लिए दिया गया था। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में आके और पूछ सकते हैं। कमेंट करना नेसेसरी है। अगर आप कमेंट कीजिएगा तभी मेरे को समझ में आएगा कि आपको बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ही बताइए, या फिर आप मेल कर सकते हैं। मेल एड्रेस हम दे देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, वीडियो क्लासेस के अलावा अगर आपको पर्सनली अगर क्लासेस लेना हो तो वो पेड कोर्सेस होते हैं। उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसको अलग से कराया जाता है। उसके लिए अलग से ऐप है, ऐप पे जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं, बिल्कुल फेस टू फेस। वहाँ पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, फेस टू फेस पढ़ाया जाएगा, बट दैट इज़ पेड कोर्स। अगर बात करें इस वीडियो लेक्चर की तो इसके लिए कोई चार्जेज नहीं लग रहे हैं आपको। तो जिसके पास पैसे होंगे, जो अफोर्ड कर सकते हैं उसको, वो वहाँ पे जा सकते हैं। कैसे आप क्लेम कीजिएगा, कैसे आप उसको ज्वाइन कीजिएगा, तो ये इसी नाम से, जिस नाम से हमारा चैनल है, इसी नाम से जो क्लासेस एलिमेंट @gmail.com, इस पर आप मेल करें। अच्छा, आपको इसका PDF अगर चाहिए हो, इस सब का आंसर का PDF चाहिए हो, या फिर आपको नोट्स चाहिए हो, तब भी आप इसमें मेल कर सकते हैं। आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्योंकि जो लोग फेसबुक चलाते हैं फेसबुक पे भी डाल दिया जाएगा, और अगर आप फेसबुक नहीं चलाते हैं, अब आप फेसबुक पे नहीं हैं, तो आप यहाँ पे आके मेल कर सकते हैं। मेल के थ्रू आपको PDF भेज दिया जाएगा, जिससे आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे आप अपना जो क्वेरीज हैं, जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। उसको वहाँ पे भी समाधान किया जाएगा। यानी कि टोटल जो है आपको ऑनलाइन क्लासेस की जो सुविधा है वो प्रोवाइड की जा रही है। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। हमारा जो क्वेश्चंस का जो जरिया है वो चालू रहेगा। आपको बताया जाएगा कौन कौन से क्वेश्चंस करके लाने हैं, और अगले वीडियो में उसका आंसर भी आपको बताया जाएगा। आपके पास 1 दिन का समय होगा उस क्वेश्चन को करने के लिए। बात करते हैं आज का हमारे टॉपिक के बारे में। नाम है इसका एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। शब्दों का मतलब भी पहले समझ लेते हैं क्या है। मतलब एडजॉर्प्शन का मतलब हम पहले बता चुके हैं। एडजॉर्प्शन यानी कि जो सरफेस पे सिर्फ हो रहा हो,
सरफेस पे अगर हो रहा हो तो उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। बात घुलने की हो रही है, बात एडजॉर्प्शन की हो रही है, अगर सरफेस पे ही हो रहा हो तो बोलते हैं उसको एडजॉर्प्शन। यहाँ पे एक नया टर्म आया है, नाम है इसका आइसोथर्म। आइसो का मतलब होता है सेम, और थर्म जो है वो टेम्परेचर से रिलेटेड है, यानी कि टेम्परेचर के बारे में जब बात हम कर रहे होंगे तो टर्म यूज करते हैं थर्म। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि एडजॉर्प्शन उस समय देखा गया है जब टेम्परेचर एक पर्टिकुलर रखा जा रहा है और उसके बाद उसका अध्ययन किया गया, उसकी स्टडी की गई है। तो उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि जब एडजॉर्प्शन होगा और उस समय जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखा जाएगा, तो वेरिएबल क्या होंगे उसकी चर्चा करते हैं। अच्छा, ये किसने किया था? तो फ्रेडलिक ने किया था। आप बुक को रेफर कर सकते हैं। फ्रेडलिक एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस स्टडी को कंप्लीट किया था और उसको हमको समझाया था कि हो क्या रहा है। ये बिल्कुल जो बातें हैं वो बिल्कुल इस बात पर निर्भर करेंगी कि एडजॉर्बेंट क्या है और एडजॉर्बेंट क्या है। यहाँ बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो सब्सटेंस जिसके ऊपर कुछ चीज गिराई जा रही है उसको बोल रहे हैं एडजॉर्बेंट, हिंदी में बोल रहे हैं अधिशोषक। हम लोग उसको रेफर करेंगे एम से। उसका मास ऑफ एडजॉर्बेंट इज रेफर्ड एज एम, स्मॉल एम, एंड मास ऑफ एडजॉर्बेंट यानी कि अधिशोष जो घुलने वाला है, जो जिसका अधिशोषण होगा, जिसका एडजॉर्प्शन होगा, उसको हम लोग बोल रहे हैं एक्स से। और उसका भी मास ऑफ एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड एज एम एंड मास ऑफ एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड एज एक्स को जब हम डाल रहे हैं एम के ऊपर तो किस तरह का रिएक्शन होगा और किस तरह की बातें होंगी उसकी चर्चा कौन किया था? फ्रेडलिक। और उसी को नाम दिया गया फ्रेडलिक आइसोथर्म। ग्राफ से समझते हैं हम इस चीज को। ग्राफ में दिया गया है कि अगर प्रेशर को एक्स एक्सिस पर रखा जाए और एक्स बाई एम, जैसे कि हम बताया था एम और एक्स, उसको अगर रेशियो में रख के देखा जाए तो क्या होता है? तो जैसे अगर टेम्परेचर अगर वेरिएबल नहीं है, टेम्परेचर एक सिंगल है, तो ये तीन अलग अलग ग्राफ आएंगे। आप कहिएगा सर टेम्परेचर तो बदल रहा है, बिल्कुल नहीं बदल रहा है। ग्राफ तीनों अलग अलग हैं, अलग अलग को स्टडी किया गया और उसको एक में मिक्स कर दिया गया है। समझिएगा, एक्स बाई एम का जो रेशियो है वो पी के साथ कैसे वेरिएबल है? जब हम 195 टेम्परेचर पर रखे हैं तो देखा जा रहा है कि एक कर्व आ रहा है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, एक कर्व आ रहा है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे एक्स बाई एम का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट की तरफ जाएगा और एक पीक के बाद जाके वो कांस्टेंट पे जाएगा जब 195 यानी कि लगभग 200 केल्विन के आसपास जब टेम्परेचर रखा जाएगा। तो इसकी बात हो रही है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाएगा, आइसोथर्म की चर्चा हो रही है। और किनके बीच में रिलेशन देखा जा रहा है? प्रेशर, यानी कि जो प्रेशर लगाया जा रहा है उस सब्सटेंस के ऊपर ताकि एडजॉर्प्शन को चेक किया जा सके। तो x बाई एम की जो वैल्यू है वो किस तरह से बढ़ रही है? इस पर्टिकुलर ग्राफ के हिसाब से, यानी कि पहले तो इंक्रीज होगा और फिर धीरे धीरे किस तरफ जा रहा है? वो कांस्टेंट की तरफ जा रहा है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ा के और फिर इसी रिलेशन को चेक करें तो क्या हो रहा है? जो ग्राफ है उसका कर्व नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि जो x बाई एम का जो कांस्टेंट होना होता है प्रेशर के साथ। सिंपल सा बात है कि आप जितना प्रेशर बढ़ाइएगा धीरे धीरे जो सरफेस एरिया जितना होगा उसी पे ना उसका एडजॉर्प्शन होना है, तो धीरे धीरे वो किस तरफ जाएगा? कांस्टेंट की तरफ ही जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कांस्टेंट जो है जल्दी अटेंड हो जा रहा है, 273 पे और जल्दी आ जा रहा है, यानी कि जो इंक्रीमेंट है बहुत कम हो रहा है और तुरंत जो है क्या आ जा रहा है हमारे पास? जो कांस्टेंट वाला एरिया है वो आ जा रहा है। देखते हैं हम लोग इसको किस तरह से इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया गया फ्रेडलिक के द्वारा। तो x बाई एम रेशियो इज इक्वल टू के पी टू द पावर 1 बाई एन, जहाँ पे n जो है वह एक कांस्टेंट नंबर है, वो हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे p जो है वो प्रेशर है, k जो है कांस्टेंट है, यानी कि सिंपल सी बात है कि x बाई एम इज प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1 बाई एन। जब प्रोपोर्शन साइन हटाया गया तो एक कांस्टेंट आया k। अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लें तो लॉग लेने से हमारे पास एक नया, इसको हटा देते हैं, लॉग लेने से हमारे पास एक नया इक्वेशन आएगा और उस इक्वेशन के आधार पर हम लोग बात करेंगे कि ये वाली ग्राफ क्या है। लॉग लेते हैं हम लोग दोनों तरफ लॉग। अच्छा, जिसको लॉग नहीं आता होगा उसके लिए लॉग की अलग व्यवस्था की जाएगी एक वीडियो की। फिलहाल हम लोग समझते हैं इसको। लॉग के पी टू द पावर 1 बाई एन। अगर लॉग के अंदर इंटू में कोई चीज रहता है, लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा लॉग के
और प्लस log p टू द पावर 1/n। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर log a टू द पावर b की फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, log a टू द पावर b का b log a, तो ये पावर जो है वो आगे आ जाता है, तो 1/n log p, और ये किसके बराबर हो गया, log x/m। अब इस पर्टिकुलर का हम लोग ग्राफ अगर खींचेंगे, इस पर्टिकुलर ये इक्वेशंस का समीकरण का अगर ग्राफ खींचेंगे तो क्या ग्राफ में निकल के आएगा, इसको हम लोग रिलेट कर रहे हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। ध्यान से देखिए, x जो है वो log p को बोला गया है, यानी कि x एक्सिस पे p को रखा गया इसलिए log p, और log x बाई m यानी कि y एक्सिस पे जिसको रखा गया है उसको y, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आगे है। तो अगर हम यहाँ पे x को 0 कर दें, यानी कि log p जो है बिल्कुल 0 हो, यहाँ से शुरू हो रहा है ग्राफ, तो उस समय अगर हम बात करें तो x अगर 0 कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, और जब ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा तो log x बाई m का फिर भी कुछ वैल्यू आएगा, वो होगा log k, यानी कि हमारा ग्राफ जो शुरू होगा वो कहाँ से होगा, log k से ही शुरू होगा, यानी कि 0 से शुरू नहीं हो सकता है। x को 0 कर देने के बाद भी y की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, इसलिए ग्राफ यहाँ से शुरू होगा और ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ से मैच हो रहा है इसका समीकरण, इसलिए स्ट्रेट लाइन भी बन रहा है। log x बाई m, x और m की वैल्यू पहले बताई जा चुकी है, log x बाई m y एक्सिस पे और log p जो है वो x एक्सिस पे है, और log k जो है वो इनिशियल वैल्यू है अगर x की वैल्यू जो है x एक्सिस की वैल्यू जो है वो अगर 0 है। अगर स्लोप की चर्चा करें तो जो वैल्यू c की होती है वही स्लोप की वैल्यू। कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो शुरू में हमारे पास है, स्लोप की अगर बात करें तो m जो है वो डिनोट कर रहा है, तो स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/n। 1/n जो है हमारे पास स्लोप हो जाएगा, ढाल हो जाएगा, हिंदी में उसको बोलते हैं ढाल। तो आज के लिए आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको बस बना के लाना है कि अधिशोषण समतापी वक्र क्या होता है। ये रहा अधिशोषण समतापी वक्र। इसके बाद पूछा गया है कि फ्रेंडली अधिशोषण समतापी वक्र का वर्णन कीजिए। वक्र का मतलब होता है ग्राफ, ग्राफ को हिंदी में बोलते हैं वक्र। तो आपको दो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये तीनों बना के लाने हैं एक्सरसाइज के, और इंटेक्स का 3 क्वेश्चन है वो भी बना के लाना है। इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, तो 3 और 3 टोटल 6 क्वेश्चन हो गए। इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बताइए, या फिर जो मेल एड्रेस आपको दिया गया है, फिर जो नंबर दिया गया है उसको रेफर कीजिए। किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको होगा उसका निवारण किया जाएगा। धन्यवाद।